Hi friends, good evening. Hope you all are doing really good. I hope you have watched the last couple of videos on this new vlog which we have started relating to equity markets. And the whole idea is to share as much knowledge with you about the equity markets as much possible through this medium on YouTube. I have already posted a couple of videos on principles of equity investment. I discussed around 4 points in my first video on what all principles should be followed when you're doing in equity investing. और उसके बाद मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था आई थिंक 3-4 days back which had another 3 to 4 points which you should consider when you're doing equity investments, right? And I'm left with a couple of points to discuss which I will be discussing in today's video. And so this is basically part 3 of my discussion on principles of equity investment. और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन इट वुड बी एडवाइजेबल दैट पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो वीडियो का, देन यू कम एंड सी दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट 1 and 2. Okay. So let us discuss about basically point number 9 now. Point number 9 which I want to make over here is that in equity investment diversification is the key. Okay, when I say diversification, what I mean by that, मेरे को एक example लेने दीजिए, उससे better understanding होगा. So suppose if you have invested let's say 2 lakh rupees in total in equity markets. Okay, तो आपने मेरे को आके बोला कि सर मैंने equity markets में invest किया है और मेरे को ये पता करना है कि मेरा portfolio कैसा है. तो सपोज़ करो आपने 2 लाख रुपए जो मार्केट में इन्वेस्ट किया है, इन दैट 2 लाख यू हैव परचेज्ड ओनली लेट्स से 3 शेयर्स. और ये 3 शेयर्स जब आपने मुझे बताया तो ये शेयर्स हैं इन्फोसिस, TCS और विप्रो. लेट्स अज्यूम आपने इन्फोसिस, TCS और विप्रो के शेयर्स खरीदे. तो इफ़ यू आस्क मी इज़ दिस अ गुड पोर्टफोलियो, मेरा आंसर बिना पूछे कि किस प्राइस में ख़रीदा, कितना एलोकेशन किया किस शेयर में, मैं आपको सीधा बोलूँगा कि एकदम बेकार पोर्टफोलियो है तुम्हारा. तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फोसिस का भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, विप्रो का भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है. दे आर लीडिंग IT सेक्टर कंपनीज राइट इन इंडिया. और TCS इज़ ऑब्वियसली दी बेस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू IT सेक्टर. तो फिर सर आप इसको बेकार क्यों बोल रहे हैं? द आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपने तीनों शेयर जो है वो IT सेक्टर के खरीदे हैं, विच मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ एक्सपोजर टुवर्ड्स IT सेक्टर. एंड कुछ भी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं है. जैसे मैं आपको रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ. आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब ये जो IT सेक्टर की कंपनीज होती है ना, दे आर प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो इनका सर्विसेज जैसे स्पेशली इन्फोसिस और TCS का जो सर्विसेज है, दीज आर प्रोवाइडेड टू यूरोपियन कंपनीज एंड टू US कंपनीज प्राइमरीली. ठीक है, और यहाँ से इनका जो एक्सपोर्ट्स का जो रेवेन्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिलिंग जो है वो डॉलर में किया जाता है. ठीक है, तो IT सेक्टर कंपनीज जो है ना, दे आर हेविली सेंसिटिव टू डॉलर का प्राइस अगेंस्ट रुपी. ठीक है, तो करेंसी मार्केट भी इक्विटी मार्केट को इम्पैक्ट करता है. मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है और यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है. यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो, हाउ कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट आर को रिलेटेड. तो सर जब डॉलर अगेंस्ट रुपी वीक होगा ना, ठीक है, मतलब 70 का 69 हुआ, 69 का 68 हुआ, मतलब डॉलर वीक हो गया और रुपी स्ट्रांग हो गया. तो जब डॉलर वीक होता है ना, तो इन कंपनीज का रेवेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाता है, क्योंकि इनको तो डॉलर में मिलेगा और डॉलर को जब ये रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो इन्हें कम मिलता है. ठीक है, दे गेट लेस ऑन कन्वर्जन. इसलिए व्हेन डॉलर स्टार्ट्स डेप्रीशिएटिंग, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर IT सेक्टर कंपनीज. ठीक है, अभी इतना इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं कि सर उन्होंने तो हेज किया होगा, फॉरवर्ड कवर ले लिया होगा, वो सब मत सोचिए. एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट का रिएक्शन क्या होता है. जब डॉलर वीक होता है तो IT के स्टॉक्स आप देखोगे जनरली दे विल फॉल. ठीक है, तो इन फ्यूचर भी अगर आप सोचो कि ऐसा कुछ हुआ कि डॉलर वीक हुआ, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो चारों तरफ से फॉल करेगा, क्योंकि आपके पास सारे के सारे स्टॉक्स IT सेक्टर के हैं. सॉरी. तो उस केस में क्या होगा, आपके सारे स्टॉक्स एक साथ नीचे गिरेंगे एंड देयर इज़ नो सपोर्ट कमिंग फ्रॉम एनी अदर सेक्टर स्टॉक्स. इसलिए हम क्लाइंट्स को हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि आपने जब भी स्टॉक्स खरीदने हैं तो यू शुड होल्ड अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. मतलब आपके पास
आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी होने चाहिए, एफएमसीजी के भी होने चाहिए, ऑयल सेक्टर के भी होने चाहिए, एविएशन का भी हो सकता है स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी हो सकता है, बैंकिंग का भी हो सकता है. यू शुड ट्राई टू होल्ड अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. आपके पोर्टफोलियो में एक एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का एक्सपोजर हो, चाहे करेंसी एक्सपोजर हो, चाहे क्रूड ऑयल एक्सपोजर हो, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. जैसे लेट्स से ओके, नाउ यू आर नॉट planning to buy all the stocks from IT sector. Let's assume you have a portfolio in which you are holding 3 stocks. ठीक है, पहला स्टॉक आपका जो है वो है लेट्स से BPCL. ठीक है, दूसरा स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन जो कि इंडिगो कंपनी है. दिस इज एविएशन स्टॉक. तो एक हो गया ऑयल सेक्टर का, एक हो गया एविएशन सेक्टर का. एंड लेट्स से द थर्ड स्टॉक विच यू हैव इज लेट्स टेक CEAT. ठीक है, टायर इंडस्ट्री. तो अभी अगेन इफ़ यू आस्क मी इज दिस अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब 2 लाख रुपया है, 3 स्टॉक्स में बांट दिया, तो यू हैव इन्वेस्टेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स. अभी भी मेरे लिए दिस इज़ नॉट द बेस्ट पोर्टफोलियो. दिस इज़ नॉट द बेस्ट पोर्टफोलियो. वाई सर? बिकॉज अगेन दी ऑल 3 स्टॉक्स हैव अ कॉमन रिस्क एक्सपोजर. एंड अगेन जो रिस्क तो बहुत सारे होते हैं स्टॉक्स का, पर एक रिस्क होता है जिसके प्रति सेंसिटिविटी बहुत हाई होता है. व्हेन आई से सेंसिटिविटी बहुत हाई होता है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इट मीन्स कि कोई एक ऐसा फैक्टर है जिस पे स्टॉक्स का प्राइसिंग बहुत हैवीली डिपेंडेंट है. तो इन तीनों स्टॉक्स में कॉमन रिस्क कौन सा है जिसके लिए इनका सेंसिटिविटी बहुत हाई है? दैट इज़ क्रूड ऑयल. ठीक है, अभी इंडिया क्रूड ऑयल के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है और क्रूड का प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल है. ठीक है, तो क्रूड का दाम जब जब ऊपर जाएगा तो BPCL, ठीक है, इंटरग्लोब, क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन सेक्टर का स्टॉक है और फ्लाइट्स को रन करने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत होती है. तो जब ऑयल का दाम बढ़ता है तो इन कंपनीज़ का प्रॉफिट नीचे जाता है. सिमिलरली कंपनीज लाइक BPCL ये क्रूड को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है और उससे फिर ये पेट्रोलियम गैस ये प्रोड्यूस करती है जो आप अपने बाइक्स में और कार्स में फिल करते हो ना, उसका वो दैट इज़ दी अल्टीमेट फिनिश्ड गुड, उसका रॉ मटेरियल क्रूड है. सिमिलरली टायर सेक्टर में जैसे MRF है, CEAT है, अपोलो है, दे विल बी यूजिंग रबर. ठीक है, और रबर के लिए क्रूड का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है, क्रूड इज़ यूज्ड एज वन ऑफ द इनपुट्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स. तो जब क्रूड का दाम बढ़ेगा तो ये सारे सेक्टर्स के प्रॉफिट्स नीचे जाएंगे. तो फॉर मी इट इज़ स्टिल नॉट अ वेरी गुड पोर्टफोलियो. तो जब मैं डाइवर्सिफिकेशन बोलता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बस अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स ले लिया. आपको उनका देखना पड़ेगा कि किस रिस्क के प्रति उनका सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा है. ओके, तो दिस इज समथिंग यू एज एन इन्वेस्टर माइट नॉट नो मच इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड. पर ये कुछ कुछ जो आपको समझ में आता है, एटलीस्ट आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि आप एक सेक्टर को ऑल टुगेदर, एक ही सेक्टर में पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है पैसे लगाते समय. इफ़ यू आर होल्डिंग अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यू हैव एलिमिनेटेड लॉट ऑफ रिस्क फ्रॉम योर पोर्टफोलियो. ठीक है, ये ध्यान रखना आपको. कोशिश करिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को चर्न करिए. मतलब अभी इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं. अगर आपके पास ICICI बैंक का स्टॉक भी है, येस बैंक भी है, बंधन बैंक भी है और आपके पास लेट्स से ये RBL बैंक का स्टॉक भी है. ठीक है, तो इसमें कोई भी तरह की बुद्धिमानी नहीं है. अगर आपने 4-5 बैंक्स के स्टॉक्स खरीद लिए जस्ट बिकॉज यू आर वेरी बुलिश ऑन बैंकिंग सेक्टर, ऐसे नहीं होता है. आपको बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी खरीदने हैं, आपको IT सेक्टर के स्टॉक्स भी खरीदने हैं, आपको FMCG के स्टॉक्स भी खरीदने. सो यू हैव टू पुट योर मनी अक्रॉस सेक्टर्स और उसमें फिर आपको एक एक स्टॉक उठाना है. ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर इज दैट यू शुड नॉट ओवर डाइवर्सिफाई ऑल्सो. मतलब किसी के पास, मैं ऐसा भी देखता हूँ, कोई क्लाइंट आता है हमारे पास इन्वेस्टर वाइज में, तो उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जब डिटेल्स मंगाते हैं तो वी आर एस्टॉनिश्ड टू सी दिस कि 2 लाख रुपए में बंदे ने 25-30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा है. किसी का 10, किसी का 5 शेयर, किसी का 2 शेयर, किसी का 1 शेयर भी उठा के रखा हुआ है. डू नॉट ओवर डाइवर्सिफाई बिकॉज यू अंडरस्टैंड राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आप बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे स्टॉक्स को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर उतना ही बढ़ेगा. अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 2 या मैक्सिमम 3. सिमिलरली अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो 3 या 4 स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है. मैक्सिमम 5 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होल्ड मत करिए क्योंकि आपको उतना ज़्यादा फिर मार्केट को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा. अब आपका काम सिर्फ ये तो है नहीं ना कि रोज़ स्क्रीन खोल के बैठ गए और ट्रेडिंग को, मतलब ये स्टॉक्स का ट्रेडिंग को नोटिस करें, मॉनिटर करें, वो तो काम नहीं है. यू हैव सम अदर वर्क ऑल्सो. तो उस केस में बेटर है कि आप ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई मत करिए अपने पोर्टफोलियो को. होल्ड सम स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स. ओके, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ माई डिस्कशन ओवर हियर इज दैट
you should try to figure out those stocks जहाँ पे potential of upside looks more. ये तो किसी को नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा ऊपर जाएगा, कौन सा कम ऊपर जाएगा या कौन सा गिरेगा, ये किसी को नहीं पता है. बट हमें एटलीस्ट स्टॉक्स को एनालिसिस करते समय ये सोचना चाहिए कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है. चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स देता हूँ. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस ही है ये भी, पर उसके अंदर हम एक एनालिसिस टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन. ठीक है, जिसमें हम एक ही सेक्टर के दो स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कौन सा स्टॉक हमें क्लाइंट को दिलाना है. तो दिस इज़ अनदर वेरी गुड टेक्निक विच कैन बी यूज. जैसे अगर मैंने सपोज करिए डिसाइड किया कि मेरे को टायर इंडस्ट्री का एक स्टॉक पिक करना है, पर मैं एक ही स्टॉक लूँगा. ठीक है, तो और मेरे पास कंपैरिजन के लिए इस समय दो स्टॉक है. सपोज मेरे क्लाइंट के पास 65,000 है जो उसे टायर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है. तो अभी मैं क्या सोचूंगा, सपोज करिए मैंने टायर सेक्टर का एनालिसिस कर लिया और उनमें से मैंने दो स्टॉक्स को पिक किया. एक है MRF, एक है सीएट. आप एक बार इन दोनों स्टॉक्स का बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, ठीक है, इनके फंडामेंटल्स देखिएगा. दोनों स्टॉक्स आर क्लासिकल स्टॉक्स. यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दी स्टॉक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, बट अगर मेरे क्लाइंट के पास 60,000 है, अभी MRF के एक शेयर का दाम 60,000 है और सीएट का शेयर का दाम अराउंड 1100 रुपीज़ है. अगर मेरे को अपने क्लाइंट का 60,000 लगाना है तो या तो मैं उसे 50 शेयर सीएट के लेके दे सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, या मैं उसे एक शेयर सीएट का MRF का दिला सकता हूँ विच इज़ 60,000 रुपीज़, राइट. तो यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि पोटेंशियल ऑफ अपसाइड ज़्यादा कहाँ पे है. देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी साइकोलॉजिकल, राइट. अभी अगर मेरे को अपने क्लाइंट का पैसा डबल करना है, लेट्स अज्यूम 5 ईयर्स में डबल करना है, तो मुझे ये लगता है कि 1100 का जो स्टॉक है ना सीएट का, दैट हैज़ मोर पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग 2200 इंस्टेड ऑफ MRF ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम 60,000 टू 1,20,000. ठीक है, बिकॉज सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट आपको ये देखना है कि एक स्टॉक का सैचुरेशन तो आएगा ना कहीं पे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि MRF ऊपर नहीं जाएगा, MRF भी ऊपर जा सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड विच स्टॉक हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ फॉर इट्स इन्वेस्टर्स और यहाँ से उसका अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा कम लग रहा है एज कम्पेयर टू अनदर स्टॉक विच ऑल्सो इज फंडामेंटली वेरी गुड बट द पोटेंशियल फॉर अपसाइड इज स्टिल मोर इन दैट स्टॉक. ठीक है, तो वो कंपेयर करके अपने को देखना है एंड देन वी हैव टू डिसाइड विच स्टॉक टू इन्वेस्ट इन. तो अगर मेरे पास सीएट और MRF में से कंपैरिजन है तो आई विल ऑलवेज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन सीएट बिकॉज द अपसाइड पोटेंशियल सीम्स मोर इन केस ऑफ सीएट. बोथ स्टॉक्स आई एम अगेन टेलिंग यू, I haven't taught you how to do fundamental analysis of the stocks यहाँ पे, बट मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ कि अगर ये मान लें कि दोनों स्टॉक्स का फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, देन इन दैट केस एनी डे इट इज़ प्रेफरेबल टू गो फॉर सीएट बिकॉज अपसाइड पोटेंशियल लुक्स मोर फॉर 1100 स्टॉक टू बिकम 2200 रादर देन 60,000 स्टॉक बिकमिंग 1,20,000. तो देखिए मेरे क्लाइंट का टोटल कैपिटल तो 60,000 ही है. 60,000 का अगर मेरे को 1,20,000 करना है 3-4-5 साल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएट में एप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा एज़ कम्पेयर टू MRF क्योंकि MRF ऑलरेडी काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा है. तो फंडामेंटली यू कांट बीट इट. फंडामेंटली ऑब्वियसली MRF इज़ बेटर देन सीएट, तभी तो उसका दाम 60,000 है और इसका 1,100 है. बट वहाँ से 60,000 से क्या वो 1,20,000 हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटीज़ एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग. तो आई फील सीएट इज़ एनी डे अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन MRF. मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, क्लासिकल एग्जांपल. एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स का बात कर रहा हूँ. जनरली रिस्क एवर्स पीपल जो होते हैं ना, जिन्हें रिस्क लेना पसंद ही नहीं, इक्विटी मार्केट में एकदम सेफ खेलना है, वो एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं. ठीक है, क्योंकि एविएशन सेक्टर ओवरऑल प्रॉफिट मेकिंग इज़ नॉट मच इन दिस सेक्टर. ओके, even though a lot of people have started traveling in flights now, but the overall model of the business is like very capital intensive business, then the expenditure is very high. Okay, and then dependence on the crude oil is too high, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन्स फ्लक्चुएट करता रहता है. दे हाईली डेट रिडन कंपनीज. ठीक है, तो इंडिया में 3 लिस्टेड स्टॉक्स है एविएशन सेक्टर के. एक है इंटरग्लोब एविएशन, ठीक है, विच इज़ ट्रेडिंग क्लोज टू 1,400 रुपीज़ राइट नाउ. वन इज़ जेट एयरवेज विच इज़ ट्रेडिंग क्लोज टू 250-260 रुपीज़ एंड वन इज़ स्पाइस जेट विच इज़ ट्रेडिंग क्लोज टू 100. अभी अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो मुझे बोलता है कि मुझे सर 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, आप मुझे क्या रेकमेंड करोगे? सो more or less, if I have to compare between, let's say for me the 2 top picks among these 3 stocks are Interglobe and SpiceJet. ठीक है, तो somewhere I will have that bias for SpiceJet
ठीक है, बिकॉज आई हैव एनालाइज दिस मॉडल, अभी एविएशन सेक्टर मॉडल आई हैव एनालाइज, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में अगर मैं 2 टॉप एयरलाइंस को भी पिक करूँगा, ठीक है, तो उसमें एक है इंटरग्लोब, इंडिगो, विच इज़ इंडिगो, ठीक है, और दूसरा है स्पाइस जेट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटरग्लोब का दाम ऑलरेडी 1400 है, ठीक है, सो दी स्टॉक, इंटरग्लोब इतना महंगा क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंटरग्लोब इज़ द फर्स्ट कंपनी इन द एविएशन सेक्टर जिसने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बुक किया है, ठीक है, दैट इज द रीजन द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट सच अ हाई प्रीमियम, बट स्पाइस जेट इज ट्रेडिंग बिलो 100 रुपीज़। तो अगेन इफ आई गो बैक टू माई अंडरस्टैंडिंग की पोटेंशियल ऑफ अपसाइड ज़्यादा किस में है, देन ऑब्वियसली आई फील स्पाइस जेट हैज़ मोर potential of converting from 100 to 200 rather than Interglobe transforming from 1400 to 2800। तो देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैंने दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस कर लिया, दोनों के फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, आई विल ऑलवेज हैव बायस फॉर अ स्टॉक विच इज़ नॉट ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई प्रीमियम, बिकॉज आई फील दैट स्टॉक हैज स्टिल नॉट रीच्ड इट्स पिनेकल, इट हैज़ नॉट रीच्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट, और वहाँ पे मुझे स्कोप ज़्यादा लग रहा है स्टॉक के अंदर। तो उस तरीके से आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना है। एक सेक्टर के अंदर भी पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 2-3 अच्छे स्टॉक्स को इवैल्यूएट करूं, फिर देखूं कि किसका प्राइसिंग। सो डोंट कम टू अ कंक्लूजन, एक थंब रूल मत बना दीजिएगा कि जिसका नाम कम है उसी को बाय करो, ऐसा नहीं है। पहले आपको ये भी देखना है कि फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। अगर फंडामेंटल्स ही बेकार है स्टॉक का तो वो आपके एनालिसिस से वैसे ही बाहर हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपको पहले ये देखना है कि क्या फंडामेंटली दोनों डिसेंट हैं। अगर दोनों डिसेंट है फंडामेंटली, दोनों के फंडामेंटल्स आपको अच्छे लग रहे हैं, देन येस यू कैन गो फॉर अ स्टॉक विच हैज़ अ लोअर वैल्यूएशन, ठीक है। इक्विटी एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी डायनामिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, नंबर 1, इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है। देर आर नो सर्टेन इनकम सोर्सेस इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। हर एनालिस्ट का जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है। सब एवरीबडी हैव देयर ओन वे ऑफ लुकिंग एट द सेम स्टॉक, दैट्स वाई देर आर सो मेनी एनालिस्ट गिविंग अ बाय रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक एंड सो मेनी एनालिस्ट गिविंग अ सेल रिकमेंडेशन ऑन द सेम स्टॉक, ठीक है। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू कैन से कि मेरे को अभी इक्विटी मार्केट्स का पूरा नॉलेज हो गया। एक्सपीरियंस इज द फादर ऑफ नॉलेज इन दिस मार्केट। जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करोगे, जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, वैसे वैसे आप सीखोगे। कई बार आप अपने प्रॉफिट से सीखते हो, कई बार आप अपने नुकसान से सीखते हो। हियर माई पर्पस इज टू teach you as much as possible based on whatever I have learned in last 10-12 years of equity investing and doing the work for so many of my clients, so we understand where we are going wrong or where clients have done something wrong because of which we are suffering losses. So the whole idea of starting with this new series of vlogs is just to share as much knowledge as possible so that when you do equity investments you remember these important key points which I am teaching you and you can apply them in your investments and make some good returns, okay. Nevertheless, I always say this, equity investments I feel is the most potent and most effective way of investing your money, your savings, okay, not your earnings, your savings. And again, you should not concentrate all your money into equity. You should try to diversify क्रॉस एसेट क्लासेस ऑल्सो। आपको अलग अलग जगह पे पैसे लगाने हैं और इक्विटी के अंदर भी जो पैसा लगाना है उसे अलग अलग सेक्टर में बाइफरकेट करके, ट्राइफरकेट करके लगाना है, ठीक है। एंड पेशेंस इज द की। आपको पैसा लगाना है एक अच्छे स्टॉक पे, उसके बाद उसको रखना है, वेट करना है फॉर योर टारगेट्स टू बी अचीव्ड। और जहाँ प्रॉफिट मिले वहाँ प्रॉफिट्स को बेशक बुक भी करिए, ठीक है, सो दैट यू कैन अगेन हंट फॉर सम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स एंड इन्वेस्ट इन इट। इफ़ यू वांट टू लर्न अ लॉट अबाउट इक्विटी मार्केट्स, ठीक है, तो उस केस में यू नो दिस, वी हैव अ कोर्स ऑन इक्विटी मार्केट्स विच इज़ कॉल्ड एज इक्विपीडिया। वी शेयर लॉट ऑफ नॉलेज विद यू इन दैट कोर्स, दैट्स वेरी एग्जॉस्टिव, ओके। दिस इज़ ओनली फॉर योर लर्निंग से, स्पेशली फॉर पीपल प्लानिंग टू मेक अ करियर इन फिनेंस, जैसे CFA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, एंड यू लुक फॉर अ करियर इन फिनेंस, इक्विपीडिया कोर्स इज़ ग्रेट वे टू enhance your knowledge, ठीक है, because it's all practical. We give you analysis of the listed companies in India. Secondly, if you're looking for equity investments and you don't want to like all this knowledge which I'm sharing with you, you feel bogged down by so much of knowledge coming your way and you don't want to invest by yourself, you don't want to take the chance, then in that case you can take our services in InvestorWise, which is again a great way of being confident about your picks, because we will help you A to Z. We give you all kinds of suggestions, कौन सा स्टॉक लेना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, and generally I deal with all my clients on a one-to-one basis, so that is the advantage you get from our side, that I deal with all my clients
by myself. We have 200, 300, 400 clients, does not matter. I deal with all of them on one-to-one basis over WhatsApp. Okay. I hope the video has been useful, and if you like it, please like the video and leave your comments below, and you can also give me your suggestions on what other topics you want me to cover. This series is going to be very exhaustive. I will share a lot of ideas on how to pick up stocks, what are the fundamental factors you should look into, and I will also start with a series where I will give you some recommendations as general advisory which stocks I feel are good in long term. So there's a lot coming your way. Let's learn and grow together. Okay, bye bye. God bless all of you. Thank you.